नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन विद्यापन के यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देंगे इतिहास के प्रश्न, जिसका ये दोस्तों चौथा पार्ट है, यानी कि 3 पार्ट पहले ही आ चुके हैं। उसको जाके आप देख लीजिएगा, इसके प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का, जिसको आप पूरा कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से और हमारे ब्लॉग दोनों से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगेगी तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी राय देने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए कमेंट कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकरेज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया था? तो किया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1919 में इन्होंने बंगाल विभाजन को स्वीकार किया था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, उस टाइम बंगाल में क्या क्या आता था? तो जो अभी का बांग्लादेश है टोटल वो आता था, बिहार हो गया, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है दोस्तों। ये सारे के सारे राज्य उस टाइम बंगाल में आया करते थे, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इन विच डे डिड द जालियांवाला बाग एक्सीडेंट ओकोर, यानी कि जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1919 में ये जालियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी। अब किस दिन हुई थी? तो 13 अप्रैल था उस दिन, जिस दिन जालियांवाला बाग की हत्याकांड हुई थी। अब देखो दोस्तों, जो जालियांवाला बाग है ये है कहाँ? ये है दोस्तों पंजाब के अमृतसर शहर में ये स्थित है। अब देखिए दोस्तों, एक आपको बताऊं मैं कि जो गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, जो स्वर्ण मंदिर है, उसके पास में ही जालियांवाला बाग है, वहां पे दुर्घटना हुई थी 1919 में, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बाई 1911 बिहार वाज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? तो आता था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंगाल महाप्रांत के अंदर में बिहार आता था। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि बिहार में कौन कौन से राज्य आते थे, लेकिन जब बिहार अलग हुआ बंगाल से तो किस राज्य के साथ अलग हुआ? तो दोस्तों उस टाइम बिहार और झारखंड दोनों एक साथ थे जब ये 1911 में अलग हुआ। और बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? तो 2000 में अलग हुआ दोस्तों, यानी कि सन 2000 में बिहार झारखंड से अलग हुआ था, ओके। आप देखते हैं अगला प्रश्न। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल अच्छा लग रहा हो, प्रश्न अच्छे लग रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, ओके दोस्तों। हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर सैयद अहमद जी इसके संस्थापक थे, इसको बनाने वाले थे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये बनाया कब गया था? तो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया था। अब देखिए ये है कहाँ? तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दोस्तों दिया गया था 1921, यानी कि 1 साल बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ये बन गया था, ओके। इसके संस्थापक है सर सैयद अहमद। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के याद कीजिए कि बहुत अधिक बार पूछा जाता है। टू होम इज द थेफ्ट स्कैंडल रिलेटेड, यानी कि चोरा चोरी कांड किससे संबंधित है? संबंधित है दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि असहयोग आंदोलन से चोरा चोरी कांड संबंधित। अब देखिए दोस्तों, हम जान रहे हैं कि असहयोग आंदोलन 1922 में गांधी जी के द्वारा पूरे भारत में चलाया जा रहा था, जिसमें क्या होता था कि अंग्रेजों का कोई भी सहयोग नहीं करेगा किसी भी काम में। तब उसी समय गोरखपुर में स्थित है दोस्तों चोरा चोरी जगह, वहां के पुलिस स्टेशन को वहां के स्थानीय लोगों ने आग लगा दी और जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। और इसको देखते हुए 1922 में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब देखिए दोस्तों, ये आग लगाया कब गया था? आग लगाया था 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को ये आग लगाया गया था और इसी कारण चोरा चोरी कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। वाज द मूवमेंट पॉपुलराइजेशन इन इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो ये आंदोलन था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, होम रूल आंदोलन था, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में काफी लोकप्रिय हो गया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस आंदोलन को लीड कौन करते थे? आंदोलन को चला कौन रहा था? तो उस टाइम के दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी इस आंदोलन को चला रहे थे, ठीक है। अब चलाए कब उन्होंने? तो 1916 में लगभग चला थे। और इस संगठन का नाम क्या था? तो संगठन का नाम था दोस्तों राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन। क्या था? राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन, ठीक है, यानी कि आरएसएस इसका नाम हुआ करता था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। विच वाज द फर्स्ट ओल्डेस्ट सिटी डिस्कवर इन इंडिया, यानी कि
भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ये शहर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि हड़प्पा शहर जो था सबसे पुराना शहर था भारत में खोजा गया। कहाँ पर? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। अब देखिए इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1921 में। किसने की थी? तो दोस्तों हमने पहले पार्ट का पहला प्रश्न था हमारा, इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने। ठीक है, हमने उसमें कवर किया हुआ था और उसके बारे में पूरा बताया भी हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। Did the people of the Indus Valley believe, यानी कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो किसके ऊपर विश्वास करते थे? तो विश्वास करते थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि मातृ शक्ति के ऊपर वो विश्वास करते थे। ठीक है दोस्तों, और हमारे इस वीडियो का टारगेट है दोस्तों 50 लाइक्स का। मुझे विश्वास है कि अब तक आपने उसको पूरा कर दिया होगा। ठीक है, व्हाट डज द वर्ल्ड आर्य लिटरेसी मीन्स, यानी कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रेष्ठ या कुलीन। देखिए दोस्तों, अब श्रेष्ठ या कुलीन का भी अर्थ क्या होता है? तो इसका दोस्तों आमतौर पर अर्थ होता है श्रेष्ठ मतलब कि जिसमें सबसे अच्छा हो। ठीक है, और कुलीन मतलब होता है कि सबसे अलग हो। क्या होगा दोस्तों? सबसे अच्छा और सबसे अलग हो का शाब्दिक अर्थ है आर्य। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। Which of the following crop was not known to the people of Vedic period, यानी कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो नहीं था दोस्तों ऑप्शन नंबर से, यानी कि तंबाकू के फसल का ज्ञान उस टाइम के यानी कि वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वो क्या उपजाते थे? तो चावल उपजाते थे, गेहूं उपजाते थे, जो आमतौर पर खाने वाली चीजें उसको उपजाया करते थे। और दोस्तों जब वो नशा के रूप में क्या उपयोग करते थे? तो आमतौर पर जब हम भांग के पत्ते उपयोग करते हैं वो उपयोग वो कर लिया करते थे, लेकिन वो तंबाकू का उपयोग नहीं करते थे, उसकी फसल के बारे में वो नहीं जानते थे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो अंग है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शूल सूत्र वैदिक अंग का महत्वपूर्ण अंग है। देखिए दोस्तों इसका आमतौर पर अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों रस्सी या डोरी। क्या होता है? रस्सी या डोरी। अब देखिए दोस्तों उस टाइम जो वैदिक गणित में क्या आया करता था, जो हम वेद उस टाइम लोग बनाते थे उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए उसको आमतौर पर वो नापने का काम करते थे इस गणित के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसको शूल सूत्र बोला जाता था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। इन विच वेदास इन देयर इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर ऑफ एंसेंट वैदिक एज, यानी कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो सूचना दी गई है दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि ऋग्वेद में सूचना दी गई है। और ऋग्वेद आमतौर पर सबसे पुराना वेद है। अब देखिए दोस्तों जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने इसके 1800 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक के जितने भी पांडुलिपि हैं, पांडुलिपि कितनी है? 30 पांडुलिपि हैं, उनको इसने सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कर रखा है। इसमें शामिल किया है सांस्कृतिक धरोहर में 30 पांडुलिपि को 1800 से 1500 ईसा पूर्व के बीच तक के। अब देखिए दोस्तों आमतौर पर जो पेपर में प्रश्न पूछा था वो पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्तियां हैं, कितने मंत्र हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल है। मंडल मतलब कि अध्याय। ठीक है, और 1028 युक्तियां हैं यानी सूक्तियां हैं, और लगभग 11,000 इसमें दोस्तों मंत्र बताए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेदास, यानी कि वेदों की संख्या कितनी है? इनकी संख्या ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 संख्या है वेदों की। अब कौन कौन से? तो मैंने इसको बताया ऋग्वेद हो गया दोस्तों, यजुर्वेद हो गया, सामवेद और सबसे लास्ट अर्थवेद। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये 4 वेद हैं। इसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द ऋग्वेद आर्याज, यानी कि ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि पशुपालन। इनका मुख्य व्यवसाय था ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, यानी कि ये पशु पालते थे। पशु में कौन से? जो आमतौर पर हम कहते हैं गाय, भैंस, कुत्ते, ये इनको पाला करते थे और इनको बेचा करते थे। इनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। ठीक है, अगला प्रश्न है। हु इज कॉल्ड आदि ग्रंथ ऑफ इंडियन म्यूजिक, यानी कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? तो माना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ माना जाता है। यानी कि संगीत के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो किस वेद में? तो वेद है दोस्तों सामवेद में संगीत के बारे में सारी की सारी जानकारियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें भी 3 शाखाएं हैं सामवेद में। ठीक है, और 75 ऋचाएं हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसमें किन देवताओं के बारे में बताया गया है? तो बताया गया है आमतौर पर हमारे जो देवता हैं दोस्तों, पानी के देवता कौन से होंगे?
इंद्र हो गए, अग्नि देवता हो गए, ठीक है, और सविता देवता हो गए, उनके बारे में इसमें चर्चा की गई है बहुत अच्छे रूप से, यानी कि इसमें नाम लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द फर्स्ट लॉ मेकर, यानी कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मनु है ये प्रथम विधि निर्माता हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। विच इज द फर्स्ट एंड मेन बुक ऑफ कृष्णा डिवोशन, यानी कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है कृष्ण भक्ति का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीमद् भागवत गीता। अब देखिए दोस्तों, जो श्रीमद् भागवत गीता इसमें है क्या? तो इसमें दोस्तों उपदेश दिए गए हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और उपदेश कौन से? कि जब वो महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध कितने दिन चला? तो 18 दिन तक, यानी कि 18 दिन तक युद्ध के बारे में बताया गया, उपदेश दिया गया, वही पूरा पूरा श्रीमद् भागवत गीता है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। व्हाट इज द मेन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इन द ऋग्वेदा, यानी कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? संपत्ति का मुख्य रूप है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोधन। अब देखिए दोस्तों, गोधन से आप क्या समझते हैं? तो गोधन से समझते हैं दोस्तों कि पशु, यानी कि पशु को बेचना, खरीदना, यही मुख्य रूप है संपत्ति का। इसी संपत्ति आएगी और जाएगी भी पशु के द्वारा। ऋग्वेद में ये मुख्य रूप है। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द नंबर ऑफ पुराण, यानी कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 संख्या है पुराणों की। अब कौन कौन से पुराण है दोस्तों? तो हम संक्षिप्त रूप जानेंगे। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण हो गया, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण दोस्तों, और ब्रह्म देवता पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुरुम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण, और सबसे लास्ट ब्रह्मांड पुराण। ये 18 टाइप के पुराण हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन फीचर ऑफ वैदिक रिलीजन, यानी कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना है? उपासना करना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकृति की उपासना करना। अब प्रकृति में कौन आता है? तो जैसे हमारे दोस्तों पेड़ हो गए, ठीक है, हमारे पहाड़ हो गए, ठीक है, ऐसे चीज जो आमतौर पर हम पूजा करते हैं, जैसे हम पीपल का पूजा कर लेते हैं, दोस्तों हमारा प्रकृति हो गई। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये प्रश्न बस यहीं तक, और कल नेक्स्ट पार्ट आएगा। कौन सा पार्ट? 5वां पार्ट आएगा। ठीक है, उसको भी आप देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। और ऐसे प्रश्न जो आमतौर पर पेपर में बहुत अधिक पूछे जाते हैं, वही हमने इसमें डाला हुआ है। ठीक है, अब आपने वीडियो इसलिए पूरा देखा, इसलिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।